मैं जब असित भाई के घर से निकला तो मुझे बाहर दो घोड़े खड़े मिले। मैं डर गया। मैंने कहा भाई घोड़े पे मत बिठाना, ये पता नहीं किधर ले जाएगा। उन्होंने कहा नहीं साहब आप तो जीप में खड़े होंगे और इस घोड़े के ऊपर शिवाजी की वेशभूषा में ये हमारा छोटा भाई और ये उनकी साथी, ये दोनों लोग घोड़े पर थे। मेरे मन में एक सवाल आया कि हमारे इतिहास में हमारे आदर्श अगर छत्रपति महाराज शिवाजी होते, अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जहां का मैं छात्र था, वहां का एक उस्ताद, एक फ्रॉड, वामपंथ के अंदर एक जिहादी कपड़े पहने हुए एक प्रोफेसर ने भारत के पहले जाहिल इलिटरेट एक मक्कार मुसलमान जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, जो भारत का इतिहास लिखा गया उसमें कहा गया छत्रपति महाराज शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, एक पहाड़ी चूहा था। इसलिए मुझे आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। किसी इतिहासकार के अपनी खोज, किसी इतिहासकार की अपने किसी आइकॉन से नफरत हो सकती है, लेकिन क्या वो इतिहासकार अल्टीमेट है? जो उसने लिखा उसे हम पढ़ेंगे? जब आपने छत्रपति महाराज शिवाजी को अपना हीरो मानना शुरू किया, जिस दिन आपने उस इतिहासकार की उस झूठ और मक्कारी और फरेब को अपनी किताब से निकाल के फेंका और आपने कहा कि आप किताबों में पढ़ा सकते हैं, किताबें पढ़ाना और न पढ़ाना सरकार के काम है, लेकिन राष्ट्रवादियों ने छत्रपति महाराज शिवाजी को जिस दिन यह समझा कि छत्रपति महाराज शिवाजी ने अफजल खान के इरादों को पहचान लिया था और वक्त रहते उस अफजल खान को अल्लाह मियां के पास पहुंचा दिया। मैं ये मानता हूं कि अगर छत्रपति महाराज शिवाजी के सही बात पढ़ाई जाती तो इस देश में अफजल गुरु की नस्ल पैदा नहीं होती। ये अफजल गुरु पैदा ही इसलिए हो रहे हैं कि 100 करोड़ सनातनी समाज को इतिहास गलत पढ़ाया गया, साहित्य गलत पढ़ाया गया, आपके आइकॉन गलत हुए और शब्दों के साथ खिलवाड़ हुआ, लिहाजा आपको शत्रु बोध नहीं है। भारत राष्ट्र के शत्रु ने इस तरीके के नैरेटिव गढ़े हैं कि आपके घर में शत्रु के नारे गूंज रहे हैं, आपके घर में शत्रु की भाषा बोली जा रही है, इसलिए कि हमने सब कुछ ये सोच लिया कि सब कुछ काम स्कूलों का है, यूनिवर्सिटीज का है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उस पढ़ाई से आपकी मार्कशीट पे नंबर आते हैं, लेकिन स्कूलों के बाहर, कॉलेज के बाहर भी एक पढ़ाई होती है। सनातनियों, आपने सिर्फ ये मान लिया कि जो हमारे सिलेबस में है, जिससे हमारी मार्कशीट में ज्यादा नंबर आएंगे, यही सच है। आपका इतिहास हजारों साल पुराना है, जब दुनिया को कुछ पता नहीं था। आप उन लोगों में से हैं कि कोई छोटा सी बात भी अगर हो जाती थी तो आप क्या, शास्त्रार्थ होता था, खुला होता था, मंचों पे होता था, तर्क वितर्क होते थे, फिर उसके बाद में जो बात सही होती थी वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसकी बात मानी जाती थी। कहां से चले थे और कहां पहुंच गए? कोई ये बेवकूफ नाम का प्रोफेसर इरफान हबीब रोमिल अथा पर कोई घटिया इतिहास लिख के चले गए, किसी की चाटुकारिता में चले गए, बड़े बड़े पदों पे बैठे, उन लोगों के इतिहास को आपने अंतिम इतिहास मान लिया। क्या ये कहानी आप अपने घर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? शिवाजी के साथ क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ और सरदार पटेल के साथ क्या हुआ? इसलिए ये पूरे हजारों साल के बाद एक मूवमेंट है, ये एक क्षण है, एक लम्हा है। ऐसा ही नहीं है। जो भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, आप कभी किसी से मिले हैं चलते फिरते कि ये रॉ के एक आदमी है, ये घूम रहे हैं?
वो रिटायरमेंट के बाद भी सार्वजनिक मंचों पर नहीं आते। कोई बात होगी, कर्नल RSN सिंह, रॉ का पूर्व डायरेक्टर, रॉ के चीफ, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो अपना काम कर रहे हैं। मेजर जनरल GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या वजह है कि सब लोग अपना एक बेहतरीन कैरियर छोड़ करके उनको देश में राष्ट्रवाद की अलग जमाने का जो नशा चढ़ा है वो किसी भी और में क्यों नहीं है? मैं आपसे कह रहा हूं, उन सब में सबसे कम उम्र है मेरी, उन सब ने ही मुझसे कहा, तभी मैंने ये किया। मैं नहीं जानता था 3 साल पहले कि इस देश में कोई मेरी बात सुनेगा। मेरे पीछे कोई ऐसा पद नहीं है कि लोग मुझसे पद के कारण मेरे पास आते हो, मेरी बात सुनते हो। मैंने भी सोचा 25 साल के बाद जाना तो सबको है एक दिन, कोई यहां पर अमृत पी के नहीं आया और हजारों साल नहीं जिंदा रहेगा। एक ही जीवन मिला है आपको, जितना भी है जहां से भी शुरू कर सकते हैं, बिना उसमें बहुत देर लगाए। मैं रिटायरमेंट की बात करूंगा, मैं बेटियों की शादी करने की बात करूं, सब कुछ अगर तुम्हारे हाथ में होता तो फिर बात ही क्या थी? ये शादी, ये ब्याह, ये तमाम काम जो इस समय में हो रहे हैं, जो भौतिक काम हैं, ये चलते रहेंगे। एक बार कूद के तो देखो इस नशे में कितना मजा है। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई ये नहीं कह सकता कि जिस फील्ड में मैं था मैंने कोई आधी अधूरी जिंदगी जी। जितने भी बड़े और छोटे अखबार चैनल थे यहां के और वहां के, सब में नौकरी की। एक यकायक लगा कि जो कुछ देखा है पास से, जो कुछ मैं देख पा रहा हूं, जो शायद बहुत से लोग नहीं देख पा रहे हैं, मुझे उनसे अपनी बात साझा करनी है। इसीलिए सब कुछ छोड़ने के बाद, आप यकीन मानिए 3 दिन पहले मैं अभी घर लौटा हूं और यहां से जाऊंगा, फिर वापस आना है मुझे 1 दिन के बाद। मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं लगता कि कभी मैं थक गया हूं, कभी नहीं लगता। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जो आज का विषय है, कि आखिर भारत को आंतरिक चुनौतियां और बाहरी चुनौतियों में कौन सी बड़ी चुनौती लगती है? दुनिया में हर देश के अंदर आंतरिक चुनौतियां होती हैं, ना के बराबर सारी विदेशी और बाहरी चुनौतियां होती हैं। लेकिन यह भारत देश 70 सालों से लगातार 1947 के बाद से भारत राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा था। द इंडियन स्टेट वॉज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। कॉन्शियसली को अनकॉन्शियसली हमने कभी इसको और ध्यान नहीं दिया, और देश और राष्ट्र को मिला दिया हमने। इसलिए हम ये समझते हैं, खासतौर से सनातनी हिंदू समाज ये समझता है कि देश और राष्ट्र एक ही हैं। नहीं, बहुत फर्क है। टेक्निकली भी है, इमोशनल भी है, सोशल भी है। इसलिए जब आप इसका घालमेल करते हैं तो ना तो समस्याओं को समझ पाते हैं, ना चुनौतियों को समझ पाते हैं, और जिनसे खतरा है उनके बारे में भी नहीं समझ पाते हैं। ये तो देश, जिसे मुल्क या कंट्री कहते हैं, ये एक भूगोलिक, एक टेरिटोरियल बाउंड्री के हिस्से अंदर होता है। भारत देश एक जमीन का टुकड़ा है। इसकी बाउंड्री कहां से लेके कहां तक है सबको पता है। और भारत देश की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है। उसको भारत की बाउंड्री की रक्षा करनी है। और यह देश कैसे चले, इसके
जिसके लिए एक सरकार है, उस सरकार की प्रणाली लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चुनी जाती है, उसमें एक संसद है, उसमें एक विधायिका है, उसमें पुलिस है, उसमें शिक्षा का अलग यूजीसी है। ये देश के अंग हैं। देश को सरकार चलाती है, संसद चलाती है, जुडिशरी चलाती है, लेकिन राष्ट्र को आप और मैं चलाते हैं।